नमस्कार, एबीसी न्यूज के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आज की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक मामले के तहत सीबीआई ने पेश होने के लिए कहा था, लेकिन अखिलेश यादव पेश नहीं हुए। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाले मामले में उन्हें तलब किया था। सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भी भेजा था। सपा अध्यक्ष को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्ज भी कराना था। जानकारी के मुताबिक अखिलेश आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। सीबीआई की तरफ से नोटिस मिलने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि ये एक राजनीतिक हमला है। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टारगेट है। साल 2019 में भी मुझे नोटिस मिला था, तब भी लोकसभा चुनाव नजदीक थे, और आज फिर से जब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो मुझे फिर से समन आया है, यानी नोटिस आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जानता हूं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब नोटिस भी आते हैं। इतनी बेचैनी क्यों है भाई? यदि भाजपा ने पिछले 10 सालों में काम किया है तो डर किस बात का? अखिलेश यादव ने आज बीजेपी पर जमकर एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमला बोला। बता दें आपको कि पूरा मामला साल 2019 का है, जहां साल 2019 में हमीरपुर में हुए 2012 से 2016 के बीच अवैध खनन का केस दर्ज किया गया था। इस केस में कई अधिकारियों के नाम भी सामने आए। सीएम अखिलेश यादव से उस समय की स्थिति की जानकारी ली जानी है, यानी कि एक बयान दर्ज कराना है, जिसके तहत उन्हें समन भेजा गया था। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर हमारे संवाददाता हमारे साथ अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। आदित्य हमीरपुर से हमारे साथ हैं, दिवाकर बहराइच से हैं, मुजाहिद कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल हमीरपुर से, क्योंकि ये पूरा मामला वहीं का है। मैं जानना चाहूंगी आपसे आदित्य, सबसे पहले तो हमारी जनता को आप ये बताएं क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि 2012 के बीच से 2012 से 16 के बीच का ये पूरा मामला रहा। कई गिरफ्तारियां हुई, कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी। जी आदित्य। सौम्या, ये बिल्कुल सही है। उस समय सपा सरकार पर यहाँ पर ताबड़तोड़ अवैध खनन किए गए थे और ताबड़तोड़ अवैध पट्टे कर और जमीन खोदने का काम किया गया था, जहां पर हमीरपुर जनपद में करोड़ों नहीं अरबों रुपए का राजस्व की क्षति भी हुई थी जी। और इसके बाद इस मामले को लेकर यहाँ पर विजय द्विवेदी अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में रिट 16 में दाखिल की थी, जिसके तहत मामला संज्ञान ने कोर्ट में लेते हुए और लगभग 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था सीबीआई ने, और उनके तहत बराबर लगातार उनके साथ पूछताछ की जा रही है और इस मामले पर फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि आपको बता दूं कि तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला के घर में इस अवैध खनन को लेकर छापेमारी भी की गई। जी, हालांकि जब ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद जो मंत्री जिनके पास ये पूरा खनन का था, उसके बाद उन पर कई कार्रवाइयां हुई, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया गया, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल जांच चल रही है और जांच के तहत अभी तक किसी के घर में इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है जो कुर्क जैसी कार्रवाई की जाए। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें उस समय तत्कालीन खनन मंत्री जो गायत्री प्रजापति थे, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई थी और उनको इस समय वो जेल में भी हैं। मामला आ गया है तत्कालीन मुख्यमंत्री पर। जब उनको तलब किया गया इस मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस तलब करने के बाद हमीरपुर जनपद सहित पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ। सौम्या जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। दिवाकर पांडे, आपसे जानना चाहूंगी, जो कि बहराइच से जुड़े हुए हैं। इस तरीके के खनन के मामले, सिर्फ ये तो हमीरपुर का मामला है, लेकिन अगर हम यूपी के कई इलाकों से देखें जहां पर खनन बहुत बड़ी संख्या में किया जाता है और ये बहुत आरोप भी लगते हैं, और आज की जो तत्कालीन सरकार है वो भी पिछली सरकार यानी अखिलेश यादव की सरकार पर यह आरोप लगाती रहती है कि इनकी सरकार में खनन हुआ और सरकार ने प्रतिबंध लगाया था पट्टों के आवंटन को लेकर के, लेकिन इनकी सरकार में धड़ल्ले के साथ आवंटन किए गए और बहुत खनन किया गया। देखिए सौम्या, उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित जो घोटाला है उसका जिन एक बार फिर से बाहर निकल कर आ गया है और सीबीआई ने जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को धारा 160 के तहत गवाही देने के लिए नोटिस दिया है, जिसमें उनको आज दिल्ली पेश होना था, लेकिन आज वो फिलहाल दिल्ली पेश नहीं हुए। उन्होंने जो है अपनी तमाम भ्रष्टताओं का हवाला देकर के उन्होंने फिलहाल जो है कानूनी नोटिस का जवाब उन्होंने दे दिया है। समय निश्चित तौर पर जो खनन का मामला है, अब इस समय तो जो खनन होता है वो ई टेंडरिंग के हिसाब से सरकार करती है, लेकिन ये जो मामला है ये 2012 से
लेकर के 2016 के बीच में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय का है, उस समय हाईकोर्ट के निर्देश पर तमाम जिले ऐसे थे जिसमें हमीरपुर था, देवरिया था, सिद्धार्थनगर था, शामली था और फतेहपुर था। इस तरीके से कई जिले थे जहां पर जो है वो जांच कराई गई थी कि किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, और उसी अवैध खनन की जांच में लेकर के हाईकोर्ट के निर्देश पर जो है 2017 में सीबीआई ने जो है 7 प्राइमरी इंक्वायरी के केस दर्ज किए थे, और उसी प्राइमरी इंक्वायरी के केस दर्ज करने के बाद 2019 में 2 जनवरी को सीबीआई ने जो उत्तर प्रदेश के 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उस समय जो हमीरपुर की तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला थी, उनके आवास पर भी छापे हुए थे। तमाम जो माइनिंग ऑफिसर थे, जो क्लर्क थे, कोई प्राइवेट आदमी थे, सब यहाँ छापेमारी हुई थी और काफी मात्रा में गोल्ड बरामद हुआ था, कुछ कैश भी बरामद हुआ था। इस तरीके से लगातार जो है ये खनन की कार्रवाई, खनन के खिलाफ जो अवैध खनन की शिकायत की गई थी उस पर कार्रवाई हुई थी। अब जो इस समय तत्कालीन मामला है उसमें जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव है वो आरोपी तो नहीं है, लेकिन किसी भी मुकदमे में जब कोई मुकदमा लिखा जाता है तो उसमें गवाह भी होते हैं, और जो है 160 धारा के तहत उन्हें गवाह जो है बनाया गया है कि गवाह को उन्हें गवाही देनी है कि आखिर ये मामला इस तरीके से हुआ तो इसमें उनका क्या कहना है। तो मैं हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि इस तरीके के लगभग जो है ये जो आरोप है वो ये है कि समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने हमीरपुर में ही 50 से अधिक पट्टे जो है वो जो नियम थे उनकी अनदेखी करके दिए थे, और उसी को लेकर के मामला लगातार चल रहा है। हालांकि तमाम उत्तर प्रदेश के अन्य जिले भी हैं, वहां पर भी खनन होता है, अवैध खनन की लगातार शिकायतें आती रहती हैं। क्योंकि ये मामला उस समय का है जिस समय ई टेंडरिंग प्रणाली आ गई थी, और जो आरोप लगाया गया था वो ये था कि ई टेंडरिंग प्रणाली का इसमें उपयोग नहीं किया गया, बाकी मनमाने ढंग से अपने लोगों को खनन दिया गया, और उसी को लेकर के जो हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया था उसी के आधार पर ये एफआईआर 2019 में दर्ज की गई थी। जी देखिए, हमारे साथ मुजाहिद भी जुड़े हुए हैं। मुजाहिद, जिस तरीके से हमारे बहराइच के दिवाकर पांडे ने बताया कि सिर्फ एक बयान दर्ज कराना है, कोई अपराधी नहीं है अखिलेश यादव, उसके बाद भी अखिलेश यादव आज नहीं गए, उन्होंने कई दलीलें दी और वो बीजेपी पर हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी जो है, सीबीआई जो है वो बीजेपी के इशारों पर चलती है, लेकिन यहां तो सिर्फ एक बड़े मामले में अखिलेश यादव को सिर्फ एक बयान दर्ज कराना है। उस बयान से क्यों बच रही है? इसका प्रोपोगेंडा, इस छोटे से मामले को अखिलेश यादव एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो बता दें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से चुनाव नजदीक आते हैं बीजेपी के लोग सीबीआई और सीबी को भेजकर सपा को घबराते हैं, लेकिन सपा अखिलेश यादव का तौर पर कहना है कि सपा इस समय घबराने वाली नहीं, वह इसको मुंह जवाब देगी। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए खनन तो कन्नौज में भी ऐसे कई खनन घोटाले हुए थे, लेकिन जो खनन हुए थे कहीं ना कहीं वो उनके अपने ही लोगों ने खनन किए थे। लेकिन ऐसा यहाँ पर एक स्टेडियम भी बना जो कि अखिलेश सरकार ने नियुक्त किया था, कहीं ना कहीं उस स्टेडियम का घोटाला बीजेपी सरकार से हुआ है। कन्नौज के एफएसडीसी के पास में जगनपुर बंधु में एक स्टेडियम के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जो कि बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से उसको गड्ढे में तब्दील कर दी गई थी। अखिलेश यादव जब भी कन्नौज जाते हैं वो इसका लगातार मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कहीं ना कहीं जब सपा सरकार में जो चीजें कन्नौज में दी गई थी वो बीजेपी ने पूरी तरह से उनको खंडन कर दिया है, खोद दिया है। कहीं ना कहीं जब बात की जाए खनन को लेकर तो यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में खनन हुआ था। जी बिल्कुल, हमीरपुर से हमारे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं। आदित्य, देखिए ये जो मामला है इस पर एक तरीके से अगर बात की जाए तो राज्य सरकार का कोई खास रोल नहीं था, एक डीएम की गलती थी और उन्होंने अपने अधिकारों को उल्लंघन करते हुए अवैध पट्टे जो है वो जारी किए। हालांकि अब जो है अखिलेश यादव, जब सीबीआई की बात आई है और उन्होंने कहा कि जब 2019 में चुनाव थे तब सीबीआई ने उनका दरवाजा खटखटाया था, यानी समन भेजा था, और उसके बाद एक लंबा गैप हुआ और एक बार फिर से जब चुनाव नजदीक है 2024 के लोकसभा के, तो एक बार फिर से सीबीआई आ गई है। जी, निश्चित तौर पर सौम्या, अखिलेश यादव जी का जो बयान है वो निश्चित तौर पर यही है कि चुनाव आते ही उनका दरवाजा खटखटाया जाता है, मगर अगर देखा जाए तो सीबीआई ने बतौर गवाही उनको बुलाया गया है, उस संबंध में जानकारी चाहिए है, तो उससे भी उन्हें नहीं बचना चाहिए कि वो गवाही में तो पहुंचना ही चाहिए, लेकिन उनका जो राजनीतिक इनको ध्रुवीकरण जिसको कहा जा सकता है कि किया जा रहा है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर उनका न पहुंचना कहीं ना कहीं संदिग्ध प्रतीत होता है। हालांकि सपा सरकार में जो भी अवैध खनन हुए तो उसकी कोई सीमा नहीं रही है सौम्या, मतलब करोड़ों रुपया का राजस्व इस तरह की खुदाई की गई है। यहाँ पर हमीरपुर जनपद में बता दूं कि बेतवा नदी बहती है और उससे निकलने वाला सोना, जिसको लाल सोना
मोरना भी बोलते हैं मोरम को, वो इस तरह खोदा गया कि खेतों पे किसानों के खेत तक नहीं बचे उनपे, और उनके खेत खोदे गए, नदियों का सीना चीर कर 40-40 फुट नीचे खुदाई करके बालू निकाली गई, और उससे राजस्व का जो करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ, उसी के तहत ये कोर्ट ने संज्ञान लिया और 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब इस मामले हाल ही में जब मैं हमीरपुर आई थी तो आपने कई ऐसी जगहों पर हमें लेकर के गए थे जहां पे हमने ये तस्वीरें देखी थी। हमीरपुर के, जैसा आपने कहा, हमीरपुर के सीना चीरते हुए अवैध खनन किए गए, हमीरपुर की धरती को नुकसान पहुंचाया गया, उसके राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन बदले में हमीरपुर को इतना कुछ खास नहीं मिल पाया। निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात है। जिस समय आपने देखा कि यहाँ पर बहने वाली बेतवा नदी से जो लाल सोना निकाला जा रहा है और करोड़ों अरबों रुपया को प्रदेश सरकार को जो राजस्व जा रहा है, उस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो निश्चित तौर पर हमीरपुर बहुत पिछड़ा है और उसको बहुत कुछ नहीं मिला है। केवल यहाँ का व्यक्ति है, रहने वाला है, निवासी है, बुंदेलखंड वासी है, वो निश्चित तौर पर केवल शिकार हो रहे हैं, और यहाँ का राजस्व अरबों खरबों का राजस्व प्रदेश सरकार को जा रहा है, उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये निश्चित तौर पे साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो बुंदेलखंड का व्यक्ति प्यासा है, पानी नहीं है, घर नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं उसको लाभ मिलना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है, जो एक बहुत दुर्दशा का विषय है। बिल्कुल, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं और आप तीनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहराइच से जो हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, कि इस समय की स्थिति क्या कुछ कहती है, राजनीतिक धारा इस बार बहराइच की किस ओर बह रही है? दिवाकर, आपसे सवाल। देखिए सौम्या, निश्चित तौर पर जैसे कल की भी एक रिपोर्ट जो है वो दर्शकों को दिखाई गई थी, जिसमें बहराइच लोकसभा का एक सिनेरियो प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान समय में अगर लोकसभा बहराइच की बात की जाए तो लोकसभा बहराइच अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, और अभी समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो है रमेश गौतम को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। शेष किसी भी पार्टी ने अभी लोकसभा चुनाव के लिए अभी फिलहाल किसी को भी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि चूंकि जो बहराइच जनपद है, यहाँ की जो आबादी है जो लगभग 24 लाख के आसपास है, जिसमें एक डोमिनेंट आबादी जो है वो माइनॉरिटी की है, लगभग 5 लाख के आसपास की यहाँ माइनॉरिटी की आबादी बताई जाती है, और उसके बाद जो है सबसे ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की लगभग 3 लाख के आसपास है। तो अगर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण की बात करें तो बहराइच लोकसभा ने हमेशा ही सभी पार्टियों को मौका दिया है। पिछले 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी को की यहाँ पर विजय पताका फहराती रही, और वर्तमान समय में चूंकि बहराइच जो है वो अयोध्या के नजदीक है, अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कहीं ना कहीं इस समय जो तात्कालिक परिस्थितियां जो रही हैं, जैसा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो निश्चित तौर पर अगर इस समय वर्तमान प्रदेश में कहा जाए तो जब तक सभी पार्टियों के उम्मीदवार नहीं आ जाते तब तक किसी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। लेकिन फिलहाल इस समय के चुनाव को प्रदेश को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्षेत्र काफी मुफीद साबित होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मुजाहिद भी जुड़े हुए हैं। मुजाहिद, इस समय आपके यहाँ तो तत्कालीन बीजेपी की ही जो है सांसद हैं, गठबंधन हो गया है, 2 लड़कों की जोड़ी यूपी में इस समय उतर चुकी है चुनावी मैदान में, वहां की क्या कुछ अब स्थितियां, क्या गठबंधन के बाद कुछ फेरबदल हुआ है कन्नौज की जनता के मन में? जी सौम्या जी, बता दें कि जिस तरह से यूपी में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ, हालांकि कन्नौज में कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार नहीं, लेकिन जो कांग्रेस का पुराना वोट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में जुड़ता नजर आ रहा है। लेकिन कन्नौज की अभी राजनीति में काफी भूचाल आने को बाकी है, क्योंकि अभी यहाँ पे बीएसपी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। कन्नौज विधानसभा जो इनकी छिबरामऊ विधानसभा, कन्नौज विधानसभा है, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। अगर यहाँ से बीएसपी अपना कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए ये बड़ा उनके अखिलेश यादव के सामने एक बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन जो कड़क और मुकाबला देखा है वो सुब्रत पाठक और अखिलेश यादव के बीच ही देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से बीएसपी अपना प्रत्याशी उतारती है तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मामला हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से हम हमीरपुर की अपनी जो खबर थी उस पर लौट आते हैं। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, जिस तरीके से अवैध खनन की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है और चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या चुनाव के दौरान ही ऐसे मुद्दों को मुखरता के साथ उठाया जाता है? जहां एक तरफ सीबीआई ने नोटिस जारी करके अखिलेश यादव के बयान दर्ज कराने की बात कही है, उनको दिल्ली बुलाया है, एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बयान लेना है तो या तो मेरे घर आ जाइए या मेरे ऑफिस आ जाइए, यानी कि वो इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सीबीआई है वो बीजेपी की कठपुतली है, उन्हीं के इशारों पर चलती है, इसलिए जानबूझकर उनको परेशान किया जा रहा है। जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं
ये चुनाव आते ही कि निश्चित तौर पर इस तरह के मुद्दे गरमाते हैं और उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए निश्चित तौर से नेता उसको जो बात कहते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तरफ, जो राजनीति की तरफ जो मोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी कहना सही है। हालांकि इस बीच में इस दौरान मामला सीबीआई ने क्यों बिल्कुल शांत कर दिया, उसको अगर जांच चल रही थी तो उसको कंटिन्यू करते और ये जांच बहुत पहले हो जानी चाहिए। ये मामला 2017 का है। आज बार बार उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अगर चुनाव के टाइम उसको उठाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई देता है और जनता इस चीज को समझ भी रही है कि चुनाव के टाइम ही इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो केवल वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन अगर उसको सीबीआई को अभी तक ये करना था तो 2017 से अभी तक उसको क्यों नहीं उठाया गया, अभी तक मुद्दे को, मामले को निस्तारण क्यों नहीं किया गया? अरबों खरबों की मामला था ये, और इस पे छोटे नहीं थे। गायत्री प्रजापति खनन मंत्री जो केवल हमीरपुर में उस टाइम 20 दिन केवल हमीरपुर में ही डेरा डाले पड़े रहते थे और अवैध खनन से होने वाले करोड़ों अरबों रुपया का हिसाब किताब रख रहे थे। तो निश्चित तौर पर जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दे आते हैं तो ये उनका भी कहना कहीं ना कहीं तक जायज लगता है कि ये चुनाव के टाइम ही ऐसे मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। सौम्या जी, बिल्कुल, अगर आज की स्थिति की हम बात करें तो देखिए ये तो पहले का मामला है जिस पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अगर आप वहां पर मौजूद रहते हैं, आप वहां के निवासी हैं, अगर आज की स्थिति की चर्चा की जाए तो क्या आज अवैध खनन वहां पर रुक चुका है या जब से बीजेपी की सरकार है तब से वहां हर सब कुछ मंगल ही मंगल है? देखिए, अवैध खनन की अगर बात की जाए तो मैं तो ये कहूंगा कि 90% रुक चुका है। 10% तो कोई भी सरकारें रहेंगी वो चलता रहेगा, क्योंकि उसको उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सभी शामिल होते हैं। लेकिन अगर पिछले हम उनसे कंपैरिजन करें सपा सरकार से तो निश्चित तौर पे ई टेंडरिंग के तहत जो टेंडर होते हैं तो उसके तहत कार्य किया जा रहा है। और अगर समय समय पर जो खबरें प्रसारित होती हैं अवैध खनन की तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही, तत्काल अधिकारी उस पर कार्रवाई करते हैं। मगर अगर उसके कंपैरिजन में तो हम यही कह सकते हैं कि पिछली सरकार से खनन जो हो रहा है वो काफी हद तक सही है और इतना उसमें नहीं कहा जा सकता कि उसको खनन जो हो रहा है अवैध, पूरी तरह से अवैध चल रहा है। सौम्या जी, बिल्कुल, हमारे साथ बहराइच से हमारे संवाददाता दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। जी दिवाकर, जिस तरीके से इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश करी जा रही है, आपके हिसाब से ये कहां तक ठीक है, या एक जो प्रणाली है, एक जो क्रिया है उसको सही तरीके से करना चाहिए था? अखिलेश यादव को आज दिल्ली पहुंचना चाहिए था और अपना बयान दर्ज कराना चाहिए था। देखिए सौम्या, चूंकि इस समय देश और प्रदेश पूरे लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और कभी भी आने वाले समय में आचार संहिता लग सकती है, तो इस तरीके का कोई भी मामला अगर होता है तो निश्चित तौर पर उसे राजनीतिक रंग देना राजनीतिक पार्टियों को लाजमी भी है। और जो लोग राजनीति करते हैं हर चीज को राजनीति के चश्मे से अगर वो देख रहे हैं तो इसमें बहुत बुराई मानी भी नहीं जानी चाहिए। हालांकि आज की जो नोटिस दी गई है ये इस मामले में है, क्योंकि जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी उस समय जो शुरुआती दिनों में स्वयं अखिलेश यादव ही जो है वो है खनन मंत्री का दायित्व संभाल रहे थे। बाद में गायत्री प्रजापति को इसका मंत्री बनाया गया था। तो चूंकि ये मामला केवल खनन के पट्टे से ही संबंधित नहीं है, बल्कि 2013 से लेकर के 2016 के बीच में जो तमाम खनन के पट्टे थे उनको जो रिन्यूअल किया गया था तो उस रिन्यूअल से भी संबंधित है। तो चूंकि उस समय तत्कालीन मंत्री का दायित्व जो है अखिलेश यादव निभा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका को भी सीबीआई लगातार देख रही है और उसी के तहत ही उन्हें जो है गवाह के तौर पर जो है बुलाया गया है। अब क्योंकि ये जो नोटिस दिया गया है उसकी टाइमिंग लोकसभा चुनाव के ठीक पहले की है, तो निश्चित तौर पर अगर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि हर लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें नोटिस दी जाती है तो उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही दिखाई ही नजर देती है। हालांकि 5 साल के बाद ये नोटिस दिया गया है तो कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं या कहीं अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो चूंकि वो भी राजनीति करते हैं और सीबीआई चूंकि केंद्र सरकार की एजेंसी है तो उस पर आरोप लगाना उनका लाजमी भी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार अवैध खनन को लेकर के ये मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जिस तरीके से सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका कोई ना कोई परिणाम देखने को मिलेगा भी। और सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ही निश्चित तौर पर, जैसा कि अभी हमारे हमीरपुर से साथी ने बताया कि अवैध खनन पर काफी हद तक रोक लग चुकी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उस केस का ही परिणाम है, कहीं ना कहीं सरकार की सक्रियता का ही परिणाम है कि काफी हद तक अवैध खनन को रोका भी गया है। जी
बिल्कुल, हमारे साथ आदित्य दिवाकर मुजाहिद जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नई रिपोर्ट के साथ आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे। तो हम बता दें कि आज अखिलेश यादव को पेश होना था, जहां पेश होने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त हूं, या तो मेरे आवास पर आ जाएं या मेरे दफ्तर पर आ जाए, वहां से मुझसे बयान दर्ज करा दें। हालांकि इन सब बातों का राजनीति से बहुत ही फारूक होता है कि अखिलेश का कहना है कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही नोटिस आना शुरू हो जाती हैं, और ये हर बार का तरीका है, इसलिए उन्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हालांकि बता दें कि अखिलेश यादव से एक मामूली बयान को लेकर के उनको समन भेजा गया था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है, हर एक छोटी बात को बड़ा बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। कल एक नई रिपोर्ट के साथ आपके सामने होंगे हाजिर, तब तक के लिए बने रहिएगा एबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।